दोस्तों आदाब, मैं हूं सानिलम और आप देख रहे हैं पीवीसी 24 न्यूज बेड़ी बरेली से। तो दोस्तों हम जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि यूक्रेन में हमारे उत्तर प्रदेश के जिला बरेली तहसील बेड़ी के एक रिचा टाउन पड़ता है। यहाँ पे शहर है, एक रिचा टाउन है। तो यहाँ के थे, तो इनका मोहम्मद शादाब नाम है और ये यूक्रेन में 4 साल से लगातार MBBS की तैयारी वहाँ कर रहे थे। लेकिन जब अचानक और ये जब युद्ध चला यहाँ रूस में, तो उससे ये 15-20 दिन पहले अपने घर से गए थे, क्योंकि इनकी सिस्टर की शादी थी। शादी अटेंड करने के बाद ये गए और जब से ये गए तो वहाँ पे हालात बहुत ज्यादा यूक्रेन के बिगड़ गए। तो दोस्तों हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूक्रेन में इनके साथ क्या क्या हुआ, यूक्रेन में इनको कैसे खाना मिला, यूक्रेन में कैसे ये बंकर में रहे, इन्होंने धमाके कैसे देखे, इन्होंने कैसे वहाँ क्या देखा। तो आइए साहब जरा थोड़ा बताएं, यूक्रेन में क्या माहौल था, क्या आप। तो मेरा नाम मोहम्मद शादाब है और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ MBBS का, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। 24 फरवरी की बात है कि सुबह 5:30 बजे मेरे दोस्त की कॉल आई। वो खार्किव सिटी में है, जो कि रशिया के पास पड़ता है। अच्छा। जबकि हमारा जो सिटी है ये वेस्ट में पड़ता है बिल्कुल। जी जी जी। तो सुबह 5:30 बजे कॉल आई और उसने बोला कि रशिया ने अटैक कर दिया है। तो हम तो सो रहे थे, पता ही नहीं था कुछ। तो उन्होंने बताया कि अटैक हो गया है जी। और इस तरह की सिचुएशन है। तो उस टाइम तो जो है हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या नहीं, एकदम पूरा शॉक हो गया बिल्कुल। जी जी जी। तो हमने उनसे भी पूछा कि क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ की। वो बोल रहे हैं यहाँ तो लगातार ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कि फिर आप ध्यान रखें अपना, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं हॉस्टल की, उनसे आप बात करके जो भी सेफ जगह हो आप वहाँ जाइए। फिर थोड़ी देर बाद हमारी सिटी में भी जो है सायरन वगैरह बजने लगे। लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक होते अच्छा। सायरन बजने लगे थे। जी जी जी। तो घबरा गए हम काफ़ी लोग, और क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जाना था। अच्छा। तो थोड़ी देर पहले ही ईमेल आया कि आज जो है यूनिवर्सिटी बंद है। अच्छा। और आप जहाँ भी हैं सेफ रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि कुछ पता नहीं है, मतलब कि अटैक हो सकता है इधर तो साइड हवाई में। हमले में तो अगर घर पे रहेंगे तो भी दिक्कत है। जी, असल में क्या है कि वहाँ पे हर जगह पे बंकर बना रखे हैं। तो उन्होंने बंकर का जो है सारी लोकेशन सेंड कर दी थी। अच्छा। कि आप जो है यहाँ बंकर में स्टे कर सकते हैं जो इमरजेंसी की सिचुएशन में। अच्छा। हाँ, फिर भी ये था कि एक तो हम बिल्कुल वेस्ट में हैं, पोलैंड के साइड में। तो वहाँ थोड़ा सा ये था कि रिलेटिवली कि ख़तरा कम है, क्योंकि जो बॉर्डर जो ईस्ट वाला बॉर्डर है वहाँ, मतलब जो रशिया से बॉर्डर लगता है वो ईस्ट का बॉर्डर है। अच्छा। और हम बिल्कुल वेस्ट साइड में हैं। अच्छा जी। तो धमाके ये तो था। सुनते होंगे आप। लेकिन ये था कि नहीं, धमाकों की आवाज़ तो नहीं आ रही थी सर, क्योंकि बहुत दूर है वो। अच्छा। वहाँ पे लगभग 500-600 किलोमीटर का वो है। बस ये कि दोस्तों से बात हो रही थी, तो वो जो जिस तरह बता रहे थे तो उससे काफ़ी जो है घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। जी जी। इसी तरह से पूरा दिन निकल गया सर। रात में जो है लगभग 10 बजे के टाइम पे फिर सायरन बजने लगे। अच्छा, रात को। और वहाँ के जो मेयर थे ऑनलाइन आए, वो उन्होंने बोला कि आप लोग जो है बंकर में चले जाएं। अच्छा। हाँ, क्योंकि कुछ रशियन ड्रोन्स देखे गए हैं, तो आप लोग बंकर में चले आए। तो इसी तरह हम जो है रात में बंकर में गए। 10 बजे से लेकर लगभग सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हम बंकर में ही रहे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे क्या होता है सर, सिटी में मोस्टली कुछ जगहों पे ऐसी मतलब बंकर उन्होंने बना रखे होते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, कि आगे कभी ऐसा कुछ हो जाए तो इंसान जो है बंकर में जाके स्टे कर ले। अच्छा। हाँ, तो रात हमने इसी तरह से बंकर में गुजारी। फिर मेरा एक दोस्त है इजिप्ट का, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे सुबह 8 बजे कॉल की कि ऐसा है अपना, यहाँ से अब चलते हैं, पता नहीं यहाँ कब जो है यहाँ भी अटैक हो जाए। तो जो है उनके फ्रेंड है एक पोलैंड में, उन्होंने बताया कि बॉर्डर्स वगैरह भी खुल गए, प्लस इंडियन एम्बेसी का भी आ गया था कि जो है आप पोलैंड जा सकते हैं, वहाँ चले जाएँ। तो मेरा फ्रेंड ने जो है कार बुक की, तो हम लोग जो है फिर चले गए वहाँ बॉर्डर पे, पोलैंड बॉर्डर के लिए हम निकल गए। वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता है सर, लेकिन वो कवर करने में काफ़ी टाइम हो गया। समझ लीजिए सुबह हम 10 बजे वहाँ से चले थे टर्नोपिल सिटी से, और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात में लगभग 11 बज गए थे। और उससे जब हम पहुँचे वहाँ पे सर, पोलैंड बॉर्डर के बाद 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक था। तो वो ट्रैफिक बिल्कुल लगा हुआ था। तो जो कार वाले थे उन्होंने भी मना कर दिया कि आप जो है पैदल जाइए। अच्छा। हाँ, तो हम सर कार से निकल के फिर पैदल चलने लगे। तो देखा वहाँ पे काफ़ी सारे यूक्रेनियन लोग थे, छोटे छोटे सर बच्चे, 3-3 4-4 साल के बच्चे, वो बेचारे पैदल जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, पोलैंड बॉर्डर के लिए ही। तो हम जब पैदल चलते चलते सर लगभग एक बज गया हमें, जब हम पोलैंड बॉर्डर के पास पहुँचे। लेकिन ऐसा होता है सर, जैसे जिस कंट्री को आप छोड़ रहे होते हैं वहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है। अच्छा। तो यूक्रेनियन चेक पॉइंट पे ही जो है हमें, वहाँ पे लगभग हज़ारों लोग थे। अच्छा। तो हम वहाँ पे खड़े हो गए जाके कि अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए, हाँ वेट करने के लिए कि हम जो है यहाँ से अब क्रॉस करके पोलैंड साइड चले जाएंगे। अच्छा। तो खड़े खड़े सर समझ लीजिए रात के 1-2 बजे से अगले दिन दोपहर के 4 बज गए। अच्छा। मतलब इस तरह से ये होगा आपके 14 घंटे लगभग हम खड़े रहे वहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करते। लेकिन हमें वो जो है उन्होंने एग्जिट नहीं कराया। अच्छा। कुछ बच्चे जो हमसे आगे थे वो चले गए थे अच्छा। पोलैंड बॉर्डर पे। तो शाम में 4 बजे वो वापस आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग जो है कहीं और चलते हैं दूसरे किसी बॉर्डर पे, क्योंकि पोलैंड अपने बॉर्डर ही नहीं खोल रहे। अच्छा। जी।
तो फिर वहाँ से हम जो है हमने टैक्सी एक बुक करी सर, एक शहर है लवीव, हम लवीव तक गए वहाँ, और लवीव रेलवे स्टेशन पे हमने गए, हमने देखा कि कोई ट्रेन हो अवेलेबल, लेकिन ट्रेन थी नहीं सर। तो रात हमने जो है लवीव रेलवे स्टेशन पे गुजारी, मैं था, मेरे दोस्त थे जो भी। फिर नेक्स्ट डे सर सुबह 8 बजे ट्रेन थी एक, उसका वेट करते करते वो ट्रेन असल में सर वहाँ पर पूरा सिस्टम एक डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, मतलब अच्छा, जो ट्रेन आ रही है वो लेट हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो 8 बजे की जो टाइमिंग थी ट्रेन की वो आई है 10:30-11 बजे की टाइम। अच्छा। लेकिन फिर भी हमने जो है ट्रेन से लेके हम चले गए सर उज़ो रोड। अच्छा जी, उज़ो रोड एक शहर है यूक्रेन में ही, और वहाँ से एक स्लोवाकिया का बॉर्डर सिर्फ 5 किलोमीटर है सर। तो हम उज़ो रोड पहुँचने के बाद वहाँ से हमने टैक्सी करके स्लोवाकिया बॉर्डर पर चले गए सर। अच्छा, हाँ, मैं और मेरे दोस्त जो भी थे हम लोग। फिर स्लोवाकिया बॉर्डर पे ज़्यादा लंबी लाइन थी सर, नहीं थी सर, ऐसे ही 2-3 घंटे हमें लगना पड़ा अच्छा, वहाँ पे लाइन में, और उसके बाद जो है एंट्री हो गई स्लोवाकिया में। अच्छा सर, वहाँ स्लोवाकिया गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की हमारी। वहाँ पे जैसे ही हम एंटर हुए वहाँ पे उन्होंने खाने पीने का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। तो तिरंगा वगैरह आपके साथ में? जी सर, तिरंगा वगैरह हम लोग के साथ में था। अच्छा, और उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर रखा था। वो ये था कि जो भी आ रहे हैं यूक्रेन से जो भी आ रहे हैं, यूक्रेनियन हो या किसी भी कंट्री के हो, सबका ही उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर रखा था। अच्छा, जी सर, तो हम गए अंदर, वहाँ पे उन्होंने सिम कार्ड वगैरह भी हमें अवेलेबल करवाया। अच्छा, जी, सिम कार्ड अवेलेबल करवाया। फिर सर्दी बहुत ज़्यादा थी सर, -4 -5 डिग्री टेम्परेचर था। बर्फी तो हाँ, बर्फ़ उस बॉर्डर पे नहीं गिर रही थी सर, लेकिन पोलैंड वाले बॉर्डर पे बर्फ़ गिर रही थी। अच्छा, तो स्लोवाकिया में जब हम पहुँचे -4 के आसपास टेम्परेचर था, तो उन्होंने ब्लैंकेट वगैरह भी सब अवेलेबल करवाए। और उसके बाद फिर थोड़े देर बाद ही जो है इंडियन एम्बेसी से हम कांटेक्ट में थे ही। फिर इंडियन एम्बेसी की जो है बस आ गई, अच्छा, और जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स थे उन सब बस से जो है हमको होटल में ले गए। अच्छा, हाँ, और होटल इंडियन एम्बेसी ने, मैं मतलब इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरा एक होटल बुक कर रखा था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा, स्लोवाकिया में सर। अच्छा। हाँ, तो पूरा फिर जो है सारे इंडियन हम वहीं पर चले गए सर। 180-190 के आसपास। वहाँ कितने दिन रहे आप? तो वहाँ सर हम रहे स्लोवाकिया में 2 दिन, अच्छा, क्योंकि फ़्लाइट का वो अरेंजमेंट का थोड़ा देखना था गवर्नमेंट को। उन्होंने बताया कि फिर 2 दिन बाद जो है फ़्लाइट जाएगी। तो आपको और पक्की इस उम्मीद दौरान- कभी थी कि आप अपने वतन लौटेंगे अब? उम्मीद तो थी सर उम्मीद तो थी कि चले जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो थी। उसी उम्मीद के सहारे जो है सब चल रही थी कहानी। तो वहाँ खाने होने का क्या हो रहा था? खाने का तो कैसे सर अवेलेबल होता? स्लोवाकिया में, सर स्लोवाकिया में तो फिर जो इंडियन, सर स्लोवाकिया में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे क्योंकि यूक्रेन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी खाने वाने की लेकर के, एटीएम से पैसे वगैरह को लेकर के? यूक्रेन में सर ये प्रॉब्लम थी कि एटीएम में पूरा कैश नहीं था। हम मेरे कार्ड में रुपए पड़े हुए थे, लेकिन एटीएम खाली थे सर। जब ये वॉर वाली स्टोरेज situation- खाली हो गई थी। हाँ, जनरल स्टोर खाली हो गया सर। फिर भी जिस दिन वॉर वाला था, जिस दिन वॉर हुआ है 24 को, उसी दिन हम लोग मार्केट चले गए थे कि चलो चलते हैं और ले आते हैं, मतलब जो भी खाने पीने का इकट्ठा ले आते हैं, लगभग 1-2 वीक का, कुछ पता नहीं है आगे क्या सिचुएशन रहे। तो गए हम सर जब, तो पूरा तो वो भीड़ ही भीड़ थी वहाँ, तो ज़्यादा ही सब पूरा जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी ऑलमोस्ट खाली थी। तो जो भी हमें मिला हम लेके चले आए थे, 1-2 वीक का हमने ला के रख लिया था। कुल मिला के ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा? जी सर, वो इसलिए कि हम वेस्ट पार्ट में थे सर। अच्छा, जो ईस्टर्न पार्ट है तो वहाँ रशिया ने वहीं से अटैक किया सर। तो वहाँ तो बड़ी वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई होगी? प्रॉब्लम है। जी सर, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन वेस्ट में क्योंकि हम थे तो वेस्ट में प्रॉब्लम नहीं हुई है सर ज़्यादा। अच्छा, तो अब घर आके आपको कैसे महसूस होगा? घर आके सर बहुत अच्छा लगा सर, सबसे मिल के। और भाई से मैं अपडेट दे रहा था हमेशा, खैर क्योंकि जिस तरह की उस तरह की, जैसे कंपेयर टू अदर जो सिटीज़ के जो बच्चे थे, उनसे देखते हुए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। खैर तो हमने खबर लगाई थी आपकी BBC 24 न्यूज़ पे। जी, रिक्वेस्ट है कि इस पर कुछ डिसीजन लें। और अभी हमने न्यूज़ में भी पढ़ा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनको लेटर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो भी इनका बचा हुआ कोर्स है उसको पूरा कराया जाए, या कुछ अल्टरनेट, कुछ ना कुछ उसका वे आउट ज़रूर निकाला जाए, क्योंकि इस टाइम यूक्रेन में तो सर वॉर चल रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू द स्टडी देयर। तो ये चीज़ है सर। अब आप जैसे यहाँ पे इंडिया में आ गए, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी पढ़ाई कैसे शुरू होगी? फिर आगे का कैसे माहौल आपका बन पाएगा? या फिर जैसे आपने वहाँ करने के लिए, आप MBBS करने के लिए वहाँ गए यूक्रेन, वो चीज़ आप इंडिया में नहीं कर सकते? इंडिया में ये चीज़ होती अब नहीं? सर इंडिया में एक्चुअली सर प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे नीट का भी दिया था, लेकिन कुछ मार्क्स मेरे कम थे, तो मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई सर। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स कम होने की वजह से। इसी वजह से फिर यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में सर क्या है कि 70-80 लाख रुपए चाहिए आपको एडमिशन के लिए, जबकि फॉरेन में, फॉर एग्जांपल यूक्रेन में ही जो है लगभग 30 से 35 लाख में एडमिशन हो जाता है सर। अच्छा, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए मोस्टली जो सर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो वहीं फॉरेन कंट्रीज में इसलिए जाते हैं, रशिया हो गया, यूक्रेन हुआ, या किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह हुआ।
क्योंकि थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाता है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा बजट में आता है इसलिए। अच्छा, जी सर। अब आगे की पढ़ाई का तो सर यही है, वहाँ की पढ़ाई सरल है या वहाँ का और यहाँ इंडिया का एक ही MBA डिग्री, एक ही कोर्स? सर कोर्स तो एक ही है सर, इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, सारी बुक्स वही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, लेकिन वैसे सस्ता है जी। तो वैसे वहाँ प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है? वहाँ पे सर ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल अपने यहाँ इंडिया में फिर क्यों नहीं हो पा रही है? सर यहाँ पे सीट्स बहुत कम हैं, इस वजह से ही गवर्नमेंट जो है, मान लीजिए अभी नीट का एग्ज़ाम ही हुआ था, उसमें 15 लाख बच्चे बैठे थे, और सीट जो है वो लगभग गवर्नमेंट जो सीट है वो 20,000 के आसपास हैं, और प्राइवेट मिला दी जाए तो टोटल लगभग 50-55 हज़ार सीटें हैं। तो 50-55 हज़ार सीटें हैं सर। अब लड़के जो कॉम्पीट कर रहे हैं उसके लिए वो है 15-16 लाख बच्चे, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है सर कई बार, ये चीज़ है। तो अब कैसे अगली पढ़ाई आप चालू करेंगे? अब सर गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि इसका कुछ सोल्यूशन निकालें, कि हमें जो है अगर यहाँ पे पॉसिबल हो सके यहाँ की प्राइवेट कॉलेज में जो कंटिन्यू करा सके, तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है सर हमारी। तो आपके वहाँ जितने आपकी टीम में थे, 200-250 लोग थे आप जी, तो वो सब स्टूडेंट्स ही थे? हाँ सर, सारे ही स्टूडेंट्स थे, सारे ही। कोई कुछ लड़के मुझे जो होटल में मिले वो ऐसे भी थे कि बीटेक कर रहे थे, लेकिन थे सारे ही स्टूडेंट्स थे। तो यूनिक्रॉम में हमने ये सुना था कि वहाँ की जनता ने, वहाँ के फौजियों ने बड़ा मार लगाई थी इंडिया वालों की। जी सर, वो कुछ जगह पे रोमानिया और पोलैंड बॉर्डर पे भी ऐसा हुआ है सर, ये उनको जो है पिटाई लगाई है सर उनकी। वो वीडियो मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे भी कुछ भेजे थे, लेकिन पता नहीं सर ऐसा क्यों हुआ। सुनने में आया था कि जो है वो यही बोल रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं की। एक्चुअली में सर यूक्रेन और पोलैंड ये चाहते थे कि इंडिया रूस के खिलाफ वोटिंग करे। UN जो सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई थी, लेकिन इंडिया ने न्यूट्रल रहा, क्योंकि सर हमारे रूस के साथ भी काफ़ी अच्छे वो टर्म्स हैं, इस वजह से रूस के अगेंस्ट में वोटिंग नहीं की, तो उससे वो लोग थोड़े से नाराज़ हो गए थे सर। अच्छा, तो ये भी तो हमने सुना था कि वहाँ यूक्रेन में जब रूस यूक्रेन पे बमबारी कर रहा था तो उस वक्त भारत सरकार ने यूक्रेन मतलब रूस से कहा था कि हमले मत कीजिए, हम यहाँ से अपने स्टूडेंट्स निकालना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल। अभी ये रिसेंट में भी कहा है, और इसी वजह से सर सीज़ फायर होने की वजह से और गवर्नमेंट के ही बातचीत होने की वजह से 700 जो बच्चे फंसे हुए थे सूमी में, वो कल की ही न्यूज़ है सर कि उनको जो है वहाँ से निकाला गया है। अच्छा जी सर, सीज़ फायर की वजह से। अब आपको क्या लगता है कितने टाइम तक ये यूक्रेन के माहौल सेट हो पाएगा? सर इसमें तो अब यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म हो जाए ये, क्योंकि अभी न्यूज़ में भी आपने भी देखा ही होगा सर कि 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है यूक्रेन को छोड़ चुके हैं सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, सब जा रहे हैं अपने यूक्रेन को छोड़ के। तो हम यही दुआ करेंगे कि सर जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए और नॉर्मल लाइफ जो है वहाँ पे वो शुरू हो सके सर। तो सादा भाई, आपको हमारे चैनल से आपको यूक्रेन में क्या रिलीफ मिला? आपसे कुछ हमारा चैनल सर कुछ काम आया आपके यूक्रेन में? सर रिलीफ तो मुझे बहुत मिला, क्योंकि BBC 24 की न्यूज़ की जब मेरे पास जब न्यूज़ आई तो उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, अप्रोच किया और पूछा वहाँ के हाल को। अच्छा। हाल कैसे चल रहा है मतलब। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आपने इस न्यूज़ को बताया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चला। इवन इंडियन एम्बेसी के भी कुछ ऑफिशियल थे, उन्होंने भी हमें जो है ईमेल भेज के और कांटेक्ट लिया, उस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलाई। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। धन्यवाद। धन्यवाद।